अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई, तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, एक दिन आपसे फिजिकल मुलाकात हुई और उसके बाद से फिर अभी नहीं हो सका है, लेकिन बहरहाल जैसा कि वादा किया था कि आज मैं आप लोगों को ये लेक्चर्स दूंगा, तो बेटा उसी से आगे आपको ये लेक्चर्स दे रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितने अच्छे से सामने आप समझ रहे तो उसी तरह से यहाँ पे भी समझ लें, तो परेशान मत हो ना। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में क्लासेस फिर दोबारा रिवाइव हो सकती है, शुरू हो जाएंगी। अब आ जाओ जरा, देखो जो मेथड बाकी रह गया था, आखिरी मेथड सेकेंड ईयर के अंदर, क्योंकि याद होगा कि मैंने कहा था कि 4 मेथड हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के पढ़ने थे सेकेंड ईयर में, जिनमें से स्ट्रेट लाइन मेथड है, वर्किंग आवर्स मेथड है, यूनिट आउटपुट मेथड है। एक मेथड रह गया था और उसका नाम है क्या, जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको एक और नाम भी देते हैं और कभी कभी इसको कह देते हैं फिक्स्ड रेट मेथड भी। ठीक है ना। तो 2 बातें पहले आगे जाने से पहले बता दिया जाए। पहली बात यही हो गई कि भाई ये जो चौथा मेथड है, इस मेथड के कई नाम हैं। ठीक है, इसको एक दफा और क्या नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी याद रखा जाता है। तो सबसे पहली जो बात है कि वो यही है कि इस मेथड के बहुत सारे डिफरेंट नामों से पुकारा जा रहा है इसको। ठीक है, इसके बारे में यही कह सकता हूं कि क्यों पुकारा जा रहा है, तो भाई शायद ये बहुत लाडला मेथड है डेप्रिसिएशन का। जैसे आप में से कोई घर का लाडला होगा तो उसको अच्छी तरह तजुर्बा होगा कि उसको बहुत से लोग बहुत नामों से पुकारते हैं। अम्मी के घर वाले कुछ और नाम से पुकारते हैं, अब्बू के घर वाले कुछ और नाम से पुकारते हैं, दोस्तों में बहुत कुछ और नामों से पुकारा जाता है। तो उसी तरह ये मेथड लाडला होने की वजह से मुख्तलिफ नामों से याद रखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगली बात इस मेथड के अंदर ये है कि आखिर सवाल ये भी जहन में सीरियस नोट पे आता है कि आखिर डेप्रिसिएशन के इतने अलग अलग मेथड क्यों हैं। हम एक ही मेथड से क्यों नहीं डेप्रिसिएशन निकाल लेते। ये 2-4 मेरे स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में लाजमी ये सवाल आएगा। तो इसका जवाब ये बता दूं कि देखो बेटा, दुनिया में एसेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ नेचर के हैं। यानी हर फिक्स एसेट सोचो कि अगर वो नौयत के एतबार से, नेचर के एतबार से बिल्कुल डिफरेंट है। मसलन एक फर्नीचर की जो नेचर है या फर्नीचर का जो इस्तेमाल है या फर्नीचर की जो खसूसियात हैं, वो एक इक्विपमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इक्विपमेंट में क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है ना। इक्विपमेंट में क्या है, आप ले सकते हैं कोई भी औजार, मोबाइल फोन हो गया, कैलकुलेटर हो गए, यानी बड़ी बड़ी चीजें, छोटी मोटी नहीं। कैलकुलेटर वो आपके हाथ वाला नहीं। मैं कहने का मकसद ये कहने बड़े बड़े कैलकुलेशन की डिवाइस हो गई, ये सब चीजें इक्विपमेंट वगैरह भी एसेट्स है। अब जरा सोचो, इसी तरह गाड़ियां भी फिक्स एसेट्स हैं, जहाज भी फिक्स एसेट है। मगर अब सोचो कि इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी खसूसियात क्या हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, जुदा जुदा है। कैसे, अगर हम समझें तो यही कि यार हमने अभी डेफिनेशन में जब भी पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई हर फिक्स एसेट की एक लाइफ होती है। आपने मान ली, सब लोगों को जब मैंने कहा लाइफ होती है, आपने कहा मानी, हाँ सर एक फिक्स एसेट की एक लाइफ होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हम फिक्स एसेट को लाइफ के मुताबिक इस्तेमाल करें। यानी जरूरी नहीं है कि फिक्स एसेट जो है वो उसी वक्त, यानी मिसाल के तौर पे हमने कहा कि एक फर्नीचर खरीदा गया था और जो फर्नीचर खरीदा गया वो फर्नीचर की लाइफ है 5 साल। ठीक है ना, फर्नीचर की लाइफ कितने साल है, 5 साल। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्नीचर की लाइफ बेशक 5 साल है, लेकिन क्या आपका फर्नीचर 5 साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो यकीनन आपके सामने जवाब आएगा कि यार अगर वो फर्नीचर में खराबी नहीं आई है, वो टूटा नहीं है, हमारा मकसद पूरा कर रहा है, तो फर्नीचर 5 साल से ज्यादा अरसे को भी क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्री करते हैं ना इस बात को। मैं फिर दोहरा दूं, मैं क्या कह रहा था, उस बात को लिंक करूं। मैं ये बता रहा था, ये समझा रहा हूं आपको कि आखिर डेप्रिसिएशन के इतने अलग अलग मेथड क्यों हैं। तो जवाब क्या था, चूंकि फिक्स एसेट की नेचर अलग अलग होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड हैं। यानी एक ही मेथड हवाई जहाज या गाड़ी पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हवाई जहाज या गाड़ी डेप्रिशिएट होती हैं, उनकी वैल्यू में कमी आती है उनके इस्तेमाल से। जितनी ज्यादा एक गाड़ी चलेगी, खुद सोचो एक बार कि एक साथ 2 गाड़ियां निकाली जाती हैं। एक गाड़ी कराची के अंदर अंदर चलती है, दूसरी गाड़ी रोजाना कराची से बाहर हब जाती है, वहां के साइट एरिया पे, और वहां से आती है। जरा सोचो कौन सी गाड़ी
जल्दी डेप्रिशिएट होगी, जल्दी उसमें टूट फूट आएगी। तो लाजमी सी बात है जो ज्यादा फासला तय करके दूर जा रही है और आ रही है उसके इंजन, उसके बॉडी, उसकी तमाम चीजें तेजी के साथ घिसेंगी। लेकिन जो शहर के अंदर अंदर चल रही है, अभी और बात है कि भाई हमारे शहर के रोड इतने ज्यादा खराब है कि उसकी हालत वहां भी खराब हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए निकल आओ कराची के माहौल से, एक ऐसे अच्छे शहर का सोचो जहां घर की शहर की सड़कें अच्छी हैं, तो अगर वो शहर के अंदर अंदर वो चल रही है गाड़ी, तो इसका मतलब है वो गाड़ी कम डेप्रिशिएट होगी। तो क्या बात समझ में आई कि गाड़ी का डेप्रिशिएट होना उसकी लाइफ के हिसाब से नहीं है कि इतने साल में गाड़ी डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगर एक गाड़ी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो वो ज्यादा डेप्रिशिएट होगी, एक गाड़ी अगर कम इस्तेमाल हो रही है तो वो कम डेप्रिशिएट होगी। तो क्यों? तो फिर लामत है कि डेप्रिसिएशन का मेथड सिर्फ लाइफ वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो गाड़ी के लिए नहीं है। इसीलिए गाड़ी के लिए कौन सा मेथड आया? यूनिट आउटपुट मेथड आ गया कि जितनी गाड़ी ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा घिसेगी। तो फोटोस्टेट मशीन है, प्रिंटर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो अपने इस्तेमाल के साथ साथ अपनी वैल्यू खोते हैं, उनके लिए यूनिट आउटपुट मेथड है। और जो घंटों के हिसाब से काम करते हैं उनके लिए वर्किंग आवर मेथड है, जैसे पंखा है, लाइट्स हैं, मुख्तलिफ और टेक्निकल डिवाइस है। मोबाइल फोन जो आपके पास होता है, अगर उसकी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करना चाहें तो यकीन करें कि उसके इस्तेमाल के हिसाब से होगा कि कितने घंटे वो मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है, उसके डेप्रिशिएट होगा। लेकिन इसमें एक और चीज भी रोल प्ले करती है, वो रोल प्ले करती है नई टेक्नोलॉजी का आना भी। क्योंकि मोबाइल फोन भी आप देखते हैं कि हर आने वाले दिन के साथ क्या होता है, नया से नया आ जा रहा है, नया से नया मोबाइल फोन आ रहा है, तो पुराना वाला ऑब्सोलीट होता जाता है, वो फैक्टर भी होता है। लेकिन बहरहाल अब लुबे लबाब और बात को खत्म करते हुए कि डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड किस लिए होते हैं, क्योंकि एसेट की नेचर अलग होती है। आज लेकिन हम जो मेथड पढ़ रहे हैं, इस मेथड की खासियत यह है कि इस मेथड में दरअसल लाइफ को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हम देखते हैं कि आपके बिजनेस में जरूरी नहीं होता कि एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस अपने फिक्स एसेट को सिर्फ इसलिए खत्म कर दे कि उसकी लाइफ पूरी हो गई। नहीं, वो फिक्स एसेट को उस वक्त तक इस्तेमाल करेगा जब तक वो फिक्स एसेट उसको प्रॉफिट कमा के, यानी बेनिफिट कमा के दे रहा है, यानी कि रेवेन्यू कमा के दे रहा है। तो अक्सर ये होता है कि बहुत सारे बिजनेस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बजाय एयर इस्तेमाल करने के उसमें उस फर्नीचर के साथ या उस फिक्स एसेट में एक अदद डेप्रिसिएशन का क्या अप्लाई करते हैं? रेट अप्लाई करते हैं। यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपको मेनली दो चीजें चाहिए होंगी। एक क्या चाहिए होगी? टोटल कॉस्ट। किसकी टोटल कॉस्ट? ऑब्वियसली फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट चाहिए होगी। लेकिन अब आपको कोई लाइफ अभी नहीं चाहिए होगी, आपको क्या चीज चाहिए होगी? वो आपको चाहिए होगी डेप्रिसिएशन का रेट। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई फिक्स एसेट, थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि 1 लाख रुपए का है और उस फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन का जो रेट बताया गया कि 20% पीए। पीए का मतलब क्या है? पर एनम। एनम का मतलब है सालाना। यानी एक फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है? 1 लाख है और उसको डेप्रिसिएशन बजाय लाइफ के रेट प्रोवाइड कर देगा। तो सबसे पहली बात ये कि जब रेट प्रोवाइड कर दिया तो वो मेथड में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है हमारे सामने। अच्छा, अब इसी तरह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर दूसरी दो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। और वो दो चीजें क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर? ये कि याद करिए कि आपको बताया गया था तीसरी चीज जो होती थी वो होती थी कौन सी चीज? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है ना बेटा? क्या होती थी स्क्रैप वैल्यू? कि एक फिक्स एसेट जब अपनी लाइफ खत्म कर लेगा तो उसके बाद जो वैल्यू होगी, जिस वैल्यू में बिक सकेगा, वो वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू। मगर ये वो मेथड है जिसमें हमेशा स्क्रैप वैल्यू तस्वर की जाएगी कि वो क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि हमने तो ये कहा ना कि फिक्स एसेट उस वक्त तक इस्तेमाल करेंगे जब तक वो इस्तेमाल के काबिल है। जब तक वो फिक्स एसेट जो है यूज हो सकता है हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद जब फिक्स एसेट के इस्तेमाल खत्म होगा, वो कब खत्म होगा? जब वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल ही रहेगा। जब बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल ही रहेगा तो वो फिक्स एसेट अगर बिकेगा भी तो इतनी नॉमिनल, इतनी मामूली वैल्यू में बिकेगा कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए इस मेथड में हमेशा स्क्रैप वैल्यू को क्या तस्वर करना? 0 तस्वर करना। तो फिर दोहराता हूं, क्या बोला मैंने? जब भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आएगा तो क्या चीज चाहिए होगी तुम्हें? एक टोटल कॉस्ट। किसकी? फिक्स एसेट की।
अब कभी गिवन होगा तो गिवन है, नहीं गिवन है तो वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे कैलकुलेट करना पिछली क्लासों में सिखाया है। यानी जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट होता है, जैसे जैसे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड करके निकालते थे वैसे ही निकाल लोगे। लेकिन अब लाइफ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन रेट चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर स्क्रैप वैल्यू सवाल में देता भी है, कहता है जी स्क्रैप वैल्यू है 10,000, आप उसको भूल जाइएगा कि भाई स्क्रैप वैल्यू जो है ना वो 0 तस्वर करना है, कभी भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। तो पहली बात यही क्या कि डेप्रिसिएशन का रेट होगा, ये है पहली बात इसमें सीखने वाली। दूसरी बात इसमें स्क्रैप वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। अगली बात समझ में। इसी वजह से तीसरी चीज याद कीजिए, आपको एक चीज सिखाई थी, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, है ना। तो क्या था डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यानी अगर आम हालात में स्ट्रेट लाइन मेथड में या उस मेथड में हम कहते थे कि 1 लाख की कॉस्ट है और 10,000 का स्क्रैप वैल्यू है, तो हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती थी कितनी, 90,000 होती थी, है ना। लेकिन अगर मैं इस सवाल को इस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पूछूं तो मुझे मालूम है कि डिमिनिशिंग में अगर दे भी रहा है तब भी मेरे स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब है इसमें डेप्रिशिएबल कॉस्ट इस मेथड में कितनी होगी, 1 लाख होगी। यानी तीसरी बात यह है कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट इस मेथड में हमेशा किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा स्क्रैप वैल्यू 0 कंसिडर की जाती है। बोले याद रहेगी दोनों बात, कि जब भी कभी डेप्रिशिएबल कॉस्ट अभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, समझे ना। यानी आएगा कि एक सवाल आया ऑब्जेक्टिव के अंदर कि जनाब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करिए, और उसने आपको क्या कह दिया, कॉस्ट भी दे दिया, स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जब आप डेप्रिशिएबल कॉस्ट बताएंगे तो कॉस्ट से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी 1 लाख से 10,000 माइनस करके 90,000 के ऑप्शन पे टिक कीजिएगा। लेकिन अगर उसी के अगले सवाल में पूछे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिशिएबल कॉस्ट बताओ, तो तुम क्या करोगे, टोटल कॉस्ट बता रहा है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू बेशक दे रहा है लेकिन तुम उसको छोड़ दो, कहोगे कि स्क्रैप डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी 1 लाख होगी। क्यों, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमेशा स्क्रैप वैल्यू क्या तस्वर की जाती है, 0 तस्वर की जाती है। तो अब पहले तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आओ, मैं पहले भी कोई सवाल नहीं करा रहा, अगली क्लास में सवाल कराऊंगा, इसको अभी सिर्फ सिखाना चाह रहा हूं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अब इसमें देखो टोटल कॉस्ट लिख लिया, डेप्रिसिएशन रेट मिल गया। अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, कैसे निकाले भाई डेप्रिसिएशन, तो इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ये हमने हेडिंग डाली, लिखा कंपटीशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला कुछ ऐसे है, अगर मैं सादा बल्कि ऐसे कहते हैं ना, बल्कि यूं कहते हैं कि पहले फॉर्मूले के बगैर ही सीखते हैं ना, फिर क्योंकि फॉर्मूले में थोड़ा सा एक इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। अभी पहले मैं सिखाता हूं कि नॉर्मली होगा क्या। देखो बहुत आसान है, अगर फर्ज कीजिए फॉर्मूला छोड़ देते हैं, पहले सिर्फ सादा तरीके से निकालते हैं, फिर बताऊंगा कि फॉर्मूले में कैसे होता है। देखो सबसे पहले, अब हाँ वो डेट ऑफ परचेज वगैरह भी है, लेकिन अभी फिलहाल अगर कहते हैं कि सबसे पहले साल का ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं, क्या करेंगे, 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख लिख दीजिए और क्या अप्लाई कर दीजिए, कितना परसेंट रेट है, 20% अप्लाई कर दीजिए। 20% का मतलब आप किसी कोई बच्चे को पता ना तो उसका मतलब होता है 20/100। अब सॉल्व करते हैं, 1 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, सुन रहे हैं, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा, तो यकीनन आपके पास आ जाएगा 20,000, ठीक है। और उसके बाद पहला साल, ये है पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगले साल क्या होगा, अगले साल फिर ऐसे ही लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 2, लेकिन उसमें अब क्या होगा कि असल में इसका नाम है ना डिमिनिशिंग, दूसरा क्या है रिड्यूसिंग, और तीसरा क्या है डिक्लाइनिंग। क्या मतलब है, डिक्लाइन होना, कम होना। क्या होगा पता है, 1 लाख में से, और तो सुनना, मैं भी लिखूंगा नहीं, इसे बोल रहा हूं, से आवाज जरूर सुनना, 1 लाख में से 20,000 रुपए डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अब जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है वो दोबारा डेप्रिशिएट नहीं होगी, तो क्या किया जाएगा कि 1 लाख से 20,000 माइनस कर दीजिए। अब क्या होगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट, 80,000। 80,000 का ले लीजिए 20/100। अब इसका अगर आप 20/100 लेंगे तो ये आएगा 16,000।
16,000। आई बात समझ में? यानी हर साल जब डेप्रिसिएशन निकलेगा तो अगले साल का निकालने के लिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तीसरा करके फिर बता पाएंगे फॉर्म। अब सोचो जरा तीसरे में क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 3 का क्या होगा। तो अब 80,000 से 16,000 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आएगा 64,000। ठीक है, 64,000 का आप ले लीजिए कितना परसेंट, 20%। अब 64,000 का 20% लेंगे तो ये आएगा 12,800, है ना। ये आ रहा है, अब देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो भाई रट्टा लगा हुआ है भेजे कि ये ही आता है। ठीक है, तो 12,800 आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं चेक भी कर लूं कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप लोग बोलेंगे सर आपने ये बताया। 12,800। ठीक है, अब ये समझिए क्या हो रहा है। अब एक दो चीजें तीन चीजें नोट कीजिए। अब जरा नाम जो रखा था उसके बारे में, इस मेथड में अगर आप देखें तो डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी पहले साल 20, अगले साल 16, उससे अगले साल 12,800। इसी वजह से ना इसका नाम है डिक्लाइनिंग। डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। और डेप्रिसिएशन ही डिक्लाइन नहीं हो रहा, बल्कि उसकी क्या डिक्लाइन हो रही है, उसकी कॉस्ट भी। ये टोटल कॉस्ट पहले थी, लेकिन अब अगली दफा उसकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट नहीं रहेगी उसके अंदर, क्योंकि पहले साल जो टोटल कॉस्ट थी वही डेप्रिसिएबल कॉस्ट थी। अगले साल डेप्रिसिएबल कॉस्ट 80,000, फिर डेप्रिसिएबल कॉस्ट 64,000। यानी हर साल कॉस्ट डेप्रिसिएबल भी, यानी डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी कम होती जा रही है। इसीलिए इसका नाम है डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग। अगर याद करो पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या था, याद है? मिसाल अक्सर किसी भी आपको मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स की किताबों मिसाल में सिखाया होगा कि दरअसल कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी जो रिटर्न जो है ना उसके आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। याद होगा वो बताया होगा, अगर आपको सख्त प्यास लगी है तो आप पहला गिलास जो पानी पिएंगे उसका जो है सबसे ज्यादा यूटिलिटी होगी, अगला पिएंगे तो कम होगा, उससे कबला पिएंगे तो कम होगा, उसके बाद फिर आपका पेट फट जाएगा ज्यादा पानी पी लेंगे तो। इसलिए ध्यान में रखिए कि इसमें डिमिनिशिंग फायदा होता है। तो इसी तरह से यहां पर भी डिमिनिशिंग है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको अच्छा बाज औकात मैं से दिखा रहा हूं कि इसको सॉल्व करने वाले इस तरह भी सॉल्व करते हैं। कैसे, यानी मैं दो तरीके से सॉल्व करके सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे अगर कल को देखें तो ये समझे कि आखिर ये भी वही तरीका है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सबसे पहले जो पहला साल होता है, सही है, उसमें जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, वही होती है बराबर किसके, डेप्रिशिएबल कॉस्ट के। अब ये देखना नहीं, इसे समझाने के लिए बता रहा हूं। तो शुरू इस तरह से क्या कि पहले साल के लिए लिखो डेप्रिशिएबल कॉस्ट ईयर 1 के लिए कितनी है, 1 लाख। ठीक है, अच्छा सिर्फ देख के बता रहा, ब्लू मार्कर सही चल रहा है, नजर आ रहा है। पहले साल में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा ईयर 1 का, पहले साल का, ठीक है, तो कितना होगा, 1 लाख का कितना परसेंट, 20%। कितना बनेगा, लाजमी सी बात है, ये बनेगा कितना, 20,000। इस 1 लाख को ऐसे ऐसे लिखते हैं कि माइनस कर देना। तो माइनस करके जो वैल्यू आई क्या आ गई, 80,000। ये भी क्या है, ये भी है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, और ये है ईयर 2 का। ठीक है, जैसे यहां पे ईयर 2 का आ गया था। अब फिर क्योंकि ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर ऐसे माइनस करेंगे और पहले निकालेंगे क्या, एप्रिशिएशन एक्सपेंस कौन से साल का, दूसरे साल का। क्या होगा, 80,000 का ले लीजिएगा 20%। कितना आएगा 80,000 का 20%, ऑब्वियसली वही वैल्यू आएगी जो वहां आई थी, यानी कितनी आएगी, 16,000। माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 12,800। 12,800 नहीं, सॉरी 64,000। ये देखना था मैंने। ये हो गया डेप्रिशिएबल कॉस्ट किस साल का, ईयर 3 का। फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा, 64,000 का 20% ले लीजिए। अब आ जाएगा बेशक, कितना आ जाएगा जी, 12,800।
800, अगर आप माइनस करिएगा जरूर इसको यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये 64,000 से 12,800 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अब माइनस करके आप बेशक दिखा दीजिए कि वैल्यू जो बन रही है, ये बन रही है कितनी, 2 और ये 4 थे 3, एक शायद 51,200, ठीक है ना, 51,000 ये है डेप्रिशिएबल कॉस्ट अगेन। लेकिन अब ये इस्तेमाल होगी ईयर 4 पे। मैंने इसलिए कि मैंने 3 साल का ही निकाला है, इससे आगे बोले तो इससे आगे निकाले, लेकिन अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तरीके हैं, ठीक है, एक ही आंसर दे रहे हैं। अब सोचोगे कि सर आपने 2 तरीके क्यों सिखाए, इसकी वजह बता दूं। असल में ज्यादातर किताबों में, बुक्स में इस तरह सॉल्व हुआ है, ठीक है। आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो कीजिए, और मैं भी दोनों ही इस्तेमाल करूंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस मेथड में भी एंट्री बनाने आएगी, ठीक है ना बेटा। एंट्री कौन सी, एडजस्टिंग एंट्री, यानी रिकॉर्ड करने की। तो अगर फर्ज करो एयर 1 की बनानी है, क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब कौन सी अमाउंट आएगी, लाभ सी बात है, पहले साल का रिटर्न कितना है 20,000, तो लिख दीजिएगा 20,000। अगर यहीं पे क्लोजिंग बोल दे तो ये एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से 20,000 से। इसी तरह अगर एयर 2 की बनाने जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से 16,000 से। अब फिर यही क्लोजिंग एंट्री होगी इसी की, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 16,000। 30,000 का जैसे ही बनेगा, मुझे यकीन है आप लोगों की समझ में आ गई बात। तो समझना बस आखिरी है कि दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन गलती मत कीजिएगा। मैं असल में क्यों ये मेथड को इस तरह से करवाता हूं, खास के जब मैं सेकेंडरी कॉपी चेक करता हूं तो अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, इस तरह से करते तो हैं, मगर वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, सुनना गौर से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, लेकिन ये इम्तिहान की गलती की वजह से, किसमें मेथड में गलती क्या करते हैं कि जब वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने लगते हैं ना, तो जल्दी से बजाय 20,000 लिखने के ये 80,000 यहां लिख देते हैं, फिर यहां 64,000 लिख देते। ये हालांकि 80 और 64 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, बस वो गलती हो जाती है क्योंकि सारी फिगर एक दूसरे से ऊपर नीचे। इसमें क्या है कि सामने सामने होता है तो इंसान ये पिक करता है, ये पिक करता है, ये पिक करता है, आराम से बना लेता है बगैर गलती के। तो इसलिए दोनों तरीकों में जो दिल चाहे तुम फॉलो करो। हाँ, बस इसमें एक चीज होती है कि यहां माइनस करना है, ठीक है। तो बस इस लेक्चर का इख्तिताम कर रहा हूं, बस आखिरी एक चीज और समझा दूं। एक वर्ड सुनोगे, यहां पे लिखा था बुक वैल्यू और ऊपर एक लिखा था रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन असल में ये दोनों का मतलब होता है कि जो भी इस फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दिया जाए, क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये भी याद रखना, ठीक है। बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू क्या मतलब, अगर वह पूछा जाएगा कि पहले साल की बुक वैल्यू बताओ, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो है पहले साल की ये है, लेकिन अगले साल की डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो 80,000 है, यही उसकी क्या है, बुक वैल्यू, और यही उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी पहले साल के लिए 1 लाख, पहले साल में जो कोई माइनस नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, वही डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, बुक वैल्यू भी कह लो तो वही है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी वही है। लेकिन अगले साल जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट 80,000 है टोटल कॉस्ट से, यानी 1 लाख से ये माइनस किया 20,000, तो ये आ गया बुक वैल्यू। तो अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए ये है बुक वैल्यू और ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। अब अगले क्लास में मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगा बुक का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज फॉर दिस लेक्चर।